Our lecture is all about the fractures and dislocation. In the last lectures, we discussed many sports injuries, which also included the fractures and dislocation. But in this lecture, we totally focused on the fracture and dislocation. So we are going to start with fractures. As I told you in the last lecture, the fracture is the break in or crack in the bone continuity. मतलब एक बोन है आपके पास, लाइक आप फीमर की बात कर रहे हैं, फीमर का अपर हैंड है, लोअर हैंड है, और उसके माने कंप्लीट एक लॉन्ग प्रोसेस है। अगर उसमें उस लॉन्ग प्रोसेस में या उसके अपर और लोअर लैंड्स में कहीं भी जो हार्ट टिश्यू है बोन का, उसके अंदर कोई भी क्रैक भी आ जाता है या ब्रेन जोन सॉरी जो बोन है वो 2 पीसेस में या मल्टीपल पीसेस में डिवाइड भी हो जाती है, लाइक किसी भी कॉज की वजह से, तो उसको हम फ्रैक्चर कंसीडर करेंगे। अब हमारी बॉडी में फ्रैक्चर्स की जो है रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोगों में रिस्क फैक्टर्स का मतलब है कि कुछ लोगों में चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनके फ्रैक्चर्स जल्दी हो जाएं, और कुछ में कम होते हैं। और फ्रैक्चर्स का एक फैक्ट ये है कि ये बॉडी के किसी भी बोन में हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स में इंक्लूड है वेरी यंग और वेरी ओल्ड एज के, बहुत अर्ली एज हो, लाइक उस वक्त जो हमारी जो कैल्शियम डेपोजिशन है जो फर्दर बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है। एक नॉर्मल चाइल्ड से और एक एडल्ट के दरमियान जो डिफरेंस आता है कि हमारा कैल्शियम लेवल ज़्यादा बेहतर होता है, हमने ज़्यादा कैल्शियम अपनी लाइफ में इंटेक कर लिया होता है, तो वो बच्चों की बोन में वैसा नहीं होता। बच्चे अभी इन प्रोसेस होते हैं, उनकी बोन्स आहिस्ता आहिस्ता जो सी है वो ग्रो कर रही होती हैं, तो वहाँ पे अभी उनके जॉइंट्स भी स्पेशली जो उनसे है जो उनके लॉन्ग बोन्स के एंड्स हैं वो मल्टीपल अभी ग्रोइंग फॉर्म में होते हैं, अनटिल अनलेस उनकी एक फुल लेंथ अचीव हो जाए। और वेरी ओल्ड एज में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। कैल्शियम इंटेक डाइट में इतना अच्छा नहीं रखता, अगर डाइट में अच्छा है भी तो कैल्शियम को फर्दर बोन्स के अंदर एब्जॉर्ब करने में भी प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो उस वजह से बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं। मेल नरिशमेंट में ये कि कैल्शियम आपकी जो डाइट है उसमें कैल्शियम कम हो, फास्फोरस का पोर्शन कम हो, तो फिर फर्दर जो सी इसी तरह से वो, क्योंकि बोन्स को स्ट्रॉन्ग होने के लिए कैल्शियम बेहद ज़रूरी है। अगर कैल्शियम रिच डाइट नहीं लेंगे, लाइक मिल्क योगर्ट नहीं लेंगे, तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बोन्स वीक होती जाएंगी। बीइंग वुमन के अंदर इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि एक तो जब वो प्रेगनेंसी उनकी होती है तो जो फीटस है वो उसकी बोन्स डेवलप होती है, वो मदर से अपना कैल्शियम जो है वो हासिल करता है, तो उस वजह से। और अगर मदर की डाइट अच्छी नहीं होगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो फिर वो जो मदर की बोन्स हैं वहाँ से अपना कैल्शियम निकाल के अपनी बोन्स को डेवलप कर लेता है। और इसी तरह जब ओल्ड एज होता है, जब वुमेंस की एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर उनका एक हार्मोन है एस्ट्रोजन, जो इसका बहुत ज़्यादा रोल है बोन्स के अंदर कैल्शियम को स्टोर करने में। तो वो हार्मोन्स जो है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है बॉडी में आफ्टर मीनोपाज स्पेशली, तो फिर वहाँ से बोन्स के अंदर से वापस कैल्शियम वापस निकलना शुरू हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस का स्टार्ट हो जाता है, इस वजह से बोन्स वीक होना शुरू होते हैं। कोमॉर्बिडिटी के कुछ लोग हैं उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स पहले ही नॉर्मली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, या तो वो बाय बर्थ उनके अंदर बोन्स के प्रॉब्लम चल रहे होंगे, या उनके अंदर कोई और बहुत ज़्यादा स्वेयर फॉर्म की डिजीज़ होंगी, लाइक कैंसर, हाई शुगर या हायर ब्लड प्रेशर, तो इस वजह से, या और भी बहुत सारी रीनल के प्रॉब्लम हो सकते हैं, या उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना अच्छा नहीं हो सकता कि वो कैल्शियम को अब्जॉर्ब करे, चाहे उसकी डाइट में कैल्शियम उनकी ज़्यादा बहुत अच्छा हो, लेकिन उनके अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है तो फिर वहाँ से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो इस वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कोमॉर्बिडिटी में आएंगे। कि अभी कोमॉर्बिडिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि अभी जैसे हम यहाँ पे फ्रैक्चर स्टडी कर रहे हैं, तो फ्रैक्चर के अलावा अगर किसी पेशेंट को फ्रैक्चर हो गया है तो या होने का चांस है, तो उसके अलावा उसमें पहले से कौन सी बीमारियाँ उसके साथ साथ चल रही थी, तो इसको हम कोमॉर्बिडिटी कहते हैं। फ्रैक्चर में यहाँ पे आपको 2 पिक्चर्स दिखाई हुई हैं, एक सिंपल फ्रैक्चर्स की है और एक कंपाउंड फ्रैक्चर की है। लाइक जो सिंपल फ्रैक्चर आप देख सकते हैं फ्रैक्चर में ये 2 बोन्स हैं टोटली वो सेपरेट हो गई हैं, ये यहाँ पे और थोड़ा सा एंड हो गया और एक ये इधर हो गया। भला कि जो दूसरा फ्रैक्चर होता है उसमें देख लें कि सिंपल एक क्रैक है जो एक साइड पे ही है, और अभी बोन जो सी है वो टोटली इंटैक्ट है। तो ये फ्रैक्चर्स की टाइप्स हैं। कुछ की कॉजेज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फ्रैक्चर की कॉजेज़ कौन कौन सी हैं? हमारे पास 5 फोर्स इम्पैक्ट और स्ट्रेस है कि किसी भी बोन पे बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस लेवल जो उसका है वो एक्सीड कर जाए तो वहाँ पे फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। ट्रॉमा और एक्सीडेंट है, इसमें कोई भी ट्रॉमा आ सकते हैं। अगर स्पोर्ट्समैन की बात करें, स्पोर्ट्स फील्ड की बात करें, तो आपस में पेयर स्ट्राइक हो सकता है, या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की वजह से कोई हिट हुआ है तो भी ट्रॉमा हो सकता है। एक्सीडेंट रोड साइड एक्सीडेंट भी हो सकते हैं और इनसाइड द फील्ड एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, या फिर एक्सीडेंट कोई ऊपर से गिर गया है नीचे, कोई जो सा है वो उसका हाईली वो भागते हुए किसी चीज़ के साथ टकराया, तो ये सब चीज़ें एक्सीडेंट में आएगी।
लो कैल्शियम इंटेक एंड डाइट है कि फ्रैक्चर में बाज़ जो होता है वो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ट्रॉमा नहीं होता, लेकिन बोन इस हद तक वीक हो चुकी होती हैं, उनमें कैल्शियम लेवल इस हद तक कम होता है कि अगर उनको माइनर सा भी स्ट्रेस मिले तो वो इसमें फ्रैक्चर हो सकता है। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग एंड वार्म अप, प्लेयर्स अगर स्पेशली जोन से है वो फील्ड में जाने से पहले और वापस आने के बाद जोन सी है उनका प्रॉपर वार्म अप और कूल डाउन उनका नहीं होता, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है, या उसमें एक ये काज हो सकती है कि उनको अचानक से सडन कोई स्ट्रेस लेवल आए जो उनकी बॉडी जिस कैपेबिलिटी नहीं थी उनकी बॉडी की, क्योंकि उनका पुअर ट्रेनिंग थी उससे पहले अपनी स्पोर्ट्समैन के लाइफ में, तो फिर उससे वे फ्रैक्चर्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब जो फाइनल है मेडिकल कंडीशन, इसमें आपको दिखाया होगा कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स की बात है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की जो बाकी मैंने सारे ऊपर आपको फ्रैक्चर्स की कॉजेज बताई, ये मोस्टली रिलेटेड है एक्सीडेंट ट्रॉमा से या स्ट्रेस लेवल, हाई स्ट्रेस लेवल ऑन द बोन्स। बट लेकिन प्रॉब्लम होता है कि बोन्स का जोन से है वो प्रॉब्लम वो वीक हो जाती हैं किसी और बीमारी की वजह से, लाइक ऑस्टियोपोरोसिस एक कंडीशन है, इसमें भी बोन्स के अंदर से कैल्शियम आउट होना शुरू होता है, तो ये बोन्स बहुत स्पेशली ओल्ड वुमेन में ये ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाता है। कई कैंसर्स होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर है, लीवर कैंसर है, लंग कैंसर है, जो मेटास्टाइज कर जाते हैं या उनके मेटास्टेसिस लीजन जो जिनके वो फैल जाता है बोन्स के अंदर जाकर, तो उसमें बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट है, ये बाय बर्थ डिफेक्ट होता है बोन्स के अंदर, तो इस वजह से फिर ये इन फ्रैक्चर्स के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का मतलब है कि हमें खासतौर पर अगर किसी पेशेंट ने आपको कंप्लेन किया है कि यहाँ पे कोई दर्द है बाजू में और आप इसकी हिस्ट्री लेते हैं, तो हिस्ट्री से पता चलता है कि इस पेशेंट को या इस बंदे के साथ कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं है, उसने सिर्फ ये हुआ था कि वो उसने उठाया और उसने कोई भी एक नॉर्मल घर में काम करने वाला या घर में यूज़ होने वाली कोई भी चीज़ जो आम लोग बहुत बासानी उठा लेते हैं उसने वो उठाया, तो उसके बाजू में फ्रैक्चर डेवलप हो गया। या लाइक उसने दरवाज़ा खोला है, उस दरवाजे की नोब उसने बहुत ज़्यादा घुमाई है, तो वहाँ पर फ्रैक्चर हो गया। हालांकि ये नॉर्मल हाउस होल्ड काम है, लेकिन अगर यहाँ पे भी उसको फ्रैक्चर डेवलप हो रहा है तो इसका मतलब है कोई बहुत ज़्यादा अलार्मिंग कंडीशन है जिसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, ताकि विदाउट ट्रॉमा ये जो फ्रैक्चर हुआ है इसकी टाइप को या इसकी कॉज को रूल आउट किया जा सके। और इसमें जो इसकी कॉजेज़ फिर फर्दर इसकी कॉजेज़ निकलती हैं, मोस्टली वो बहुत सीवियर डिजीज़ की फॉर्म में निकलती हैं। या यहाँ पे कुछ एग्जांपल या आपको कॉजेज बताई गई है कि ट्रॉमा भी है, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट, स्पोर्ट्स इंजरीज हैं, या बोन्स वीक हो गई हैं किसी भी वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या और किसी बीमारी की वजह से। साइन सिम्टम्स क्या है फ्रैक्चर्स के? जो फ्रैक्चर्स में स्पेशली जो साइन सिम्टम्स हम देखेंगे, सबसे पहले पेन की, स्वेयर पेन की कंप्लेन होगी, उसके बाद स्वेलिंग हो सकती है, वहाँ ब्रूजिंग हो सकती है, लाइक स्किन डिस्कलोरेशन होती है, एंगुलेशन हो सकता है कि एक नॉर्मल जो एंगल होता है बोन का, लाइक बोन सीधी है, अगर हम टिबिया फिबुला की बात करें या रेडियस अल्ला की बात करें, कोई भी किसी भी लॉन्ग बोन की बात करें, तो उसका जो एक नॉर्मल स्ट्रेट उसकी एक एनाटमी है, एक स्ट्रक्चर है उसका, वो हमें थोड़ा सा एंगल फ्रैक्चर की वजह से वो थोड़ा सा एंगुलेशन आ सकती है, उसमें बेंड आ सकता है। और पेशेंट जो है वो आपको बताएगा कि वो वेट नहीं उठा सकता उस अफेक्टेड पार्ट से, उस एरिया को फ्री रिमूव नहीं कर सकता, या मे बी वहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर कंपाउंड फ्रैक्चर है जिसमें स्किन और मसल्स और ब्लड वेसल्स और नर्व्स भी डैमेज हुए हैं, तो वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा बहुत जो अगर बड़ी लेवल की बोन है, लाइक हमारे पास पेल्विस जो हमें बोन पड़ती है, और फीमर जो बड़ी हार्ड बोन है और बड़ी लॉन्ग बोन है, उसमें प्रॉब्लम आता है, तो फिर पेशेंट को जो सा है वो जो एक्सेसिव ब्लड लॉस, वहाँ पे उसको डिजनेस भी हो सकती है, वो नोजिया और सिकनेस की फीलिंग भी आ सकती है, वो जिसमें हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेगी, तो उस लिहाज से फिर हमारे अंदर ये जो साइन सिम्टम्स भी डेवलप होंगे। फ्रैक्चर्स की टाइप्स कौन सी हैं? फ्रैक्चर्स में हमारे पास सिंपल फ्रैक्चर है और कंपाउंड फ्रैक्चर है। सिंपल फ्रैक्चर को क्लोज फ्रैक्चर भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये ऐसा फ्रैक्चर है जिसमें बोन्स तो अफेक्ट हो गई, या तो उनमें क्रैक आ गया है या ब्रेक हो गई हैं, लेकिन उसमें स्किन और जो सराउंडिंग टिश्यू है उसको कोई डैमेज नहीं हुआ, तो ये है हमारे पास सिंपल फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर इससे अपोजिट है, इसमें हमारे पास बोन का डैमेज भी होगा, एट द सेम टाइम उसमें स्किन भी डैमेज हो सकती है, उसमें जो सराउंडिंग टिश्यू है वो भी डैमेज हो सकता है। तो सिंपल और कंपाउंड फ्रैक्चर में डिफरेंस है। अब ये जो डिफरेंस है ये फिर उतना ही अफेक्ट करेगा इस फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट में। तो फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट में जब हम सिंपल फ्रैक्चर की बात करने जाएंगे, तो इसमें सिंपल बोन्स को अलाइनमेंट दे दी जाए और वहाँ पे इमोबलाइज कर दिया जाए, तो फ्रैक्चर हील हो जाएगा नॉर्मली विद इन 2 या 3 मंथ्स, ठीक है ना, डिपेंड करता है कौन सी बोन इन्वॉल्व हुई है। लेकिन कंपाउंड फ्रैक्चर में इसको ओपन सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, उन 2 पार्ट्स को जो बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चले गए हैं, वहाँ पर अगर नर्व्स या हमारे पास ब्लड वेसल डैमेज है, स्किन का डैमेज है, तो फिर वहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, आर्टरीज वेन्स है उनको भी ज्वाइंट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे ओपन सर्जरी बहुत चांसेस है कि यहाँ पे ओपन सर्जरी के थ्रू जो है फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट की जाए।
फ्रैक्चर्स की ये अब 2 टाइप्स हैं, ये आपको पिक्चर की फॉर्म में यहाँ पे शो की हुई है। सिंपल फ्रैक्चर में आप देख सकते हैं कि जो बोन्स के एंड्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के अभी भी सामने ही है, चाहे उनमें ये क्रैक डेवलप हुआ है लेकिन ये फिर भी आमने सामने है। दूसरी तरफ कंपाउंड फ्रैक्चर में आप देख सकते हैं कि बोन्स के एंड के दरमियान की डिफरेंस आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये जो गैप आया है इस वजह से इस गैप के अंदर जो भी चीज़ आई हैं और स्पेशली जो बोन्स के एंड यहाँ मूव कर गए यहाँ, तो यहाँ पे हमारे पास हर तरफ बोन्स के साइडों पे मसल्स होते हैं, वहाँ पे ब्लड वेसल्स भी होती हैं, नर्व सप्लाई भी होती है और स्किन भी होती है। तो ये फिर जो एंड्स हैं ये हमारे ये स्किन को भी डैमेज कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मसल्स को भी डैमेज कर सकते हैं। तो यह सिंपल और कंपाउंड फ्रैक्चर। फ्रैक्चर की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, इसमें बहुत सारी टाइप्स हैं, स्पेशली क्लासेस हैं, लेकिन हम यहाँ पे बहुत कम इसको जो 1 बाय 1 करके कुछ क्लासिफिकेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। एवल्जन फ्रैक्चर्स हैं, ये वो फ्रैक्चर हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई बोन होती है, स्पेशली यहाँ पे आप कंसीडर करेंगे ये बोन है, ठीक है ना, इसके ऊपर मसल्स, यहाँ पे मसल्स लगे होते हैं और लिगामेंट्स भी होते हैं और टेंडन्स भी होते हैं। लाइक 2 बोन्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इनके दरमियान लिगामेंट होगा। तो ये क्या है, अगर इनका स्ट्रेच आता है, मसल को स्ट्रेच होता है, टेंडन को स्ट्रेच होता है, तो ये अपने साथ बोन को भी अगर बोन्स को वीकनेस है तो बोन्स को भी पुल करेंगी जब अपने साथ, अगर उनकी डैमेज की वजह से तो बोन फ्रैक्चर हो सकता है। कम्युनिटेड फ्रैक्चर है, जहाँ पर मैं आपको लास्ट आपको बताया कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स में इस तरह डिवाइड है। कम्युनिटेड में क्या है कि मल्टीपल पार्ट्स, एक ही फ्रैक्चर हुआ है, 2 बोन्स का, एक बोन का फ्रैक्चर हुआ है, वो जब फ्रैक्चर हुआ है तो वहाँ पे मल्टीपल छोटे छोटे पार्ट्स जोन से हैं वो बोन्स के हमें नजर आएंगे एक्सरे में। कंप्रेशन और कर्श फ्रैक्चर है, ये वहाँ पे फ्रैक्चर डेवलप होता है जहाँ पे बोन्स पे बहुत ज़्यादा कंप्रेशन हो, और जो नॉर्मली जोन सा है हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स हैं इनके 2 पार्ट्स होते हैं, एक आउटर हार्ड पार्ट होता है और एक अंदर सॉफ्ट पार्ट होता है। तो जब हमारे सॉफ्ट पार्ट पे बोन्स के स्पेशली किसी बोन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है और लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रेस आ रहा है, तो उसका जो स्पॉन्जी पार्ट है वो फ्रैक्चर्स होने, वहाँ पे फ्रैक्चर स्टार्ट हो जाते हैं। वो बोन ऐसे नहीं होगा कि वो एक दिन में फ्रैक्चर होगा, वो क्योंकि कंटिन्यूसली कंप्रेशन आ रही है वहाँ पे स्पॉन्जी पान कुछ अरसे तक उसको भी उसको रिस्पॉन्ड करेगी, उसको मेंटेन करने की कोशिश की, तो फाइनली वहाँ पे हल्के हल्के क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे और फिर वहाँ पे हमें फाइनली जो क्रैक्स जो फर्दर जब एक्सीड करेंगे तो वो फ्रैक्चर की फॉर्म में हमें नजर आएगा, जिसे हम क्रश फ्रैक्चर कहते हैं। और ये मोस्टली होता है स्पाइन में, हमारे वर्टिब्रास पे। फ्रैक्चर डिस्लोकेशन है, जब जॉइंट्स बनाया है, जॉइंट्स से डिस्लोकेशन होता है, जॉइंट्स का कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर जो बोन्स इन्वॉल्व होती है वहाँ पे अगर फ्रैक्चर आता है उस जॉइंट डिस्लोकेशन की वजह से, तो फ्रैक्चर डिस्लोकेशन भी कह सकते हैं। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है, इसमें जो हमारी जो पूरे, अगर हम फीमर की बात करते हैं तो फीमर के एक साइड से सिर्फ फ्रैक्चर होगा, राइट पे वो बिल्कुल छोटा सा क्रैक नज़र आएगा हमें एक्सरे में, और बाकी पूरी बोन इंटैक्ट होगी, वहाँ पे कोई फ्रैक्चर नहीं होगा। तो ये कंप्लीट फ्रैक्चर नहीं होता, ये पार्शियल फ्रैक्चर होता है। और इसमें जो सा है वो साइड से एक साइड से फ्रैक्चर आया है या हमें क्रैक नज़र आएगा, दूसरी तरफ बिल्कुल ठीक होगा। ये इसलिए होता है कि हमारे बोन्स में अगर कोई उनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकती हैं, या किसी ऐसे एंगल से हिट हुआ है उनको कि सिर्फ वही पार्ट डैमेज हुआ है और बाकी बोन ठीक है, तो ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हो सकता है। ये मोस्टली बच्चों में होता है क्योंकि बच्चों की बोन्स सॉफ्टर होती हैं इन कंपेयर टू द एडल्ट्स। हेयर लाइन फ्रैक्चर है, ये भी पार्शियल फ्रैक्चर है, लेकिन ये इस हद तक कम होता है, ग्रीन स्टिक से भी इतना कम होता है कि इसको एक्सरे पे भी डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर पेशेंट्स की कंप्लेन इस तरह की है कि वो आपको माइंड में आ रहा है, आपको बार बार क्लिक हो रहा है कि इसको फ्रैक्चर है, लेकिन आप एक्सरे करवा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो, आपको नहीं कंफर्म हो रहा, तो फिर भी इसका फर्दर कुछ ट्रीटमेंट प्लान कर लिया जाता है, ताकि अगर ये इनसाइड कोई फ्रैक्चर है या ऐसा हेयर लाइन फ्रैक्चर है जिसमें हमें नहीं पता चल रहा, तो इसको फिर फर्दर रिजॉल्व कर लिया जाए, बजाय इसके कि वो उस हिस्से को आप विदाउट ट्रीटमेंट छोड़ दें। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर है, व्हेन द बोन इज फ्रैक्चर वन फ्रैगमेंट गोज इनटू अनदर। ये इसमें इस तरह होगा कि अब ये नॉर्मल हमारे पास एक बोन है, ठीक है ना, अगर इसमें फ्रैक्चर आता है, ठीक है ना, तो ये हमारे पास हमने पढ़ा था कि 2 पार्ट्स में बन जाएगा, ये 1 पार्ट बन जाएगा 2 पार्ट्स। लेकिन अगर ये फ्रैक्चर हुआ है इस तरह, ठीक है, तो जो हमारे पास एक ये बोन है, इसका ये जो सा पार्ट है, लाइक वो इतना ज़्यादा वो दूसरी अपनी जो सेकेंड बोन है उसके अंदर बिल्कुल इंट्रूड कर गया है, उसके अंदर जो सा है वो एक किस्म का घुस गया है। तो इसमें जो हम कहेंगे कि ये हमारे पास इम्पैक्टेड फ्रैक्चर है। फिर इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है, वेयर द बोन एक्सटेंड इनटू द सरफेस ऑफ जॉइंट। जब दो बोन्स ने जब एक जॉइंट बनाया, यहाँ पे लाइक ये जॉइंट हमारे पास बना हुआ है, ये कैविटी जो जॉइंट्स कैविटी पड़ी हुई है और यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, तो ये जो बोन है इसके रिजल्ट में इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर की में बोन्स जो है वो उस जॉइंट कैविटी के अंदर बिल्कुल प्रोट्रूड कर जाएंगे, एक्सटेंड कर जाएंगे, तो ये इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है।
लॉन्गिट्यूडल फ्रैक्चर है, ऑब्लिक फ्रैक्चर है और लास्ट में ट्रांसफर फ्रैक्चर है। ये मैं आपको पिक्चर्स के साथ समझाऊंगी इसमें, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फ्रैक्चर्स इसमें डिपेंड करती है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर आपको जैसे पहले बताया कि किसी बीमारी की वजह से बोन्स के ऊपर इफेक्ट आया और वहाँ पे फ्रैक्चर डेवलप हुआ, तो ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है। स्पायरल फ्रैक्चर यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें है कि आपके पास लॉन्ग बोन है, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपके पास लॉन्ग बोन है, यहाँ से फ्रैक्चर स्टार्ट होता है एक एंड से, ठीक है ना, वो क्रैक ऐसे ऐसे सर्कुलर फॉर्म में डेवलप होता है और बैक ऑफ द बोन जाएगा और फिर वहाँ से जाके अपने एंड के साथ मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि इतनी यूनिफॉर्म शेप में हो, ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ से स्टार्ट हो और वो यहाँ से क्रैक करता करता उसने नीचे आके कंप्लीट सर्कल फॉर्म में बोन्स को फ्रैक्चर एक मतलब एक लाइन में एक सर्कल उसने कंप्लीट किया है। तो ये हमारे पास स्पायरल फ्रैक्चर है। इसमें भी जो बोन्स के एंड जो जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है वो अनइवन होते हैं, वहाँ पे स्पाइक्स बनी होती है बाद का स्पायरल शेप में। मतलब स्ट्रेस फ्रैक्चर है, मोस्टली एथलीट्स में होते हैं और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जब किसी बोन पे पहले रिपीटेड स्ट्रेस रहे तो उसमें हो जाते हैं। टॉरस एंड बकर फ्रैक्चर, बोन डिफॉर्म बट नॉट, बोन्स अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है। लाइक बच्चों में जैसे बोन्स के अंदर कोई फ्रैक्चर होता है और वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता कि उसको आप इन्वेस्टिगेट भी करें और या फिर उसको अंडरस्टैंड करें, लेकिन वो बोन्स अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है। वो स्ट्रेट बोन थी तो उनमें बेंड आ सकता है थोड़ा सा, तो ये मोस्टली बच्चों में होता है क्योंकि उनकी बोन भी ग्रोइंग फॉर्म में होती हैं, हार्ड नहीं होती, तो उनमें कुछ हद तक स्ट्रेच होता है। और ट्रांसफर फ्रैक्चर ये मैंने आपको अब पिक्चर के साथ समझाती हूँ। लाइक सबसे पहले हम बात करें ट्रांसफर फ्रैक्चर की, ठीक है ना। ट्रांसफर में होगा कि ये अगर बोन है आपके पास, ठीक है, ये बोन की लेंथ है, तो इसमें जो फ्रैक्चर डेवलप होता है वो एक साइड से दूसरी साइड की तरफ होगा। वो इस तरह 90 का एंगल यहाँ पे बनेगा, ठीक है, दो बोन्स के दरम्यान हमारे पास 90 का एंगल बनेगा। ये हमारे पास इस तरह का फ्रैक्चर होगा। लीनियर फ्रैक्चर में है कि अगर ये लॉन्ग बोन हमारे पास है, उसका ये लेंथ है, तो ये फ्रैक्चर भी अलोंग दी बोन पैरेलल टू द बोन डेवलप होगा। ये जो आपको शो किया हुआ है ये बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट होगा और नीचे तक जाएगा। ओब्लिक में है, ओब्लिक में दो तरह के हैं, डिस्प्लेस्ड और डिस्प्लेस्ड। नॉन डिस्प्लेस्ड का मतलब है कि फ्रैक्चर तो होगा लेकिन दोनों बोन एंड्स एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे, वो एक दूसरे के सामने ही पड़े होंगे और ये फ्रैक्चर हमारी इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। अगर लॉन्ग बोन इस तरह आ रही है तो ये इस तरह कट करेगा अपना। ये यही ओब्लिक जो है डिस्प्लेस्ड है कि उसने ऐसे कट किया है और लॉन्ग बोन का लेंथ ये है। स्पायरल फ्रैक्चर है, इसमें इस तरह से फ्रैक्चर डेवलप होगा कि दोनों एंड्स नीट नहीं होंगे और हमारे पास ग्रीन स्टिक है कि एक सिर्फ एक साइड से डेवलप होगा फ्रैक्चर और दूसरी साइड बिल्कुल ठीक होगी। कम्युनिटेड में है कि आप छोटे छोटे पीसेस देख सकते हैं, इसमें छोटे छोटे बोन्स के फ्रैगमेंट्स जोन्स है वो इस फ्रैक्चर में, क्रश फ्रैक्चर में नजर आएंगे। तो ये हैं बोन फ्रैक्चर्स। कम्युनिटी फ्रैक्चर में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कम्युनिटी फ्रैक्चर को फर्दर एक्सप्लेन किया गया है कि ये एक फ्रैक्चर हुआ, ठीक है ना। उसमें देखिए आप छोटे छोटे बोन के पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं और एक्सरे में भी देखिए ये पार्ट है, ये है और ये है, ये चाहे उसका ये वाला बताओ। फिर जब इसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है तो इसमें पूरी एक जो है हमारे पास इंट्रामेडुलरी नेल्स या इंट्रामेडुलरी रॉड्स डाल दी जाती हैं लाइक इन दिस, क्योंकि इसके जो दोनों पार्ट्स हैं अब इसको फर्दर हम एक दूसरे के सामने हम सर्जरी करके भी इनको आपस में नहीं जोड़ सकते, ये अलग है ये अलग है ये अलग है, ठीक है। तो फिर उनका दिमाग है तो बोन को ज्वाइन करने के लिए एक ऊपर से ऊपर और लोअर एंड छोड़ दिया जाता है और ये मोस्टली जो सा है ये पूरी ज़िंदगी के लिए फिर ऐसे ही रहती है रॉड हमारे पेशेंट के अंदर। कंपैशन फ्रैक्चर है जो मैं आपको बताया था कि वर्टिब्रास का फ्रैक्चर होता है, उसमें ये होता है कि एक नॉर्मल वर्टिब्रा आपको दिखाया हुआ कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ वर्टिब्रा जिन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है तो इनका जो सॉफ्ट पार्ट है इनसाइड द वहाँ स्पॉन्जी पार्ट है जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे फ्रैक्चर्स आना शुरू हो जाएंगे और वो फिर वर्टिब्रा कंप्रेस कर जाएगा। लाइक ये देखें ये वर्टिब्रा दिखाया हुआ है आपको, MRI आपको पिक्चर शो की हुई है, ये नॉर्मल वर्टिब्रा, ठीक है, नॉर्मल वर्टिब्रा है हमारे पास। तो अगर क्रश फ्रैक्चर देखें आप, इसकी ये लेंथ है, इसका ये एरिया है और इसका ये एरिया, तो ये क्रश फ्रैक्चर जो सा है उसकी वजह से ये वर्टिब्रा कंप्रेस कर गया और अपने वॉल्यूम उसने लूज़ कर दिया है, तो ये हमारे पास क्रश फ्रैक्चर ये एक टाइप है और ये हमें MRI पे ही नज़र आएगा मोस्टली। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है जो मैं आपको बताया था कि बिल्कुल एक साइड से डेवलप होगा और बाकी हमारा बोन ठीक रहेगा। तो इन दिस पिक्चर आप देख सकते हैं कि ये एक फ्रैक्चर है जिसमें कंप्लीट बिल्कुल बोन डैमेज है और ये जो फ्रैक्चर है इसमें सिर्फ एक छोटा सा पार्ट हमें इस साइड से जो है वो फ्रैक्चर हुआ नज़र आ रहा है। स्पायरल फ्रैक्चर है, स्पायरल फ्रैक्चर में है कि जैसे ये फ्रैक्चर है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसने बोन्स को यहाँ से एंड करना शुरू कर दिया और फिर वहाँ से कंप्लीट अपना सर्कल एक कंप्लीट किया, या उसने लेकिन इस पिक्चर में यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ऐसे एक सर्कल उसने ऑब्लिक फॉर्म में मेंटेन किया। तो ये स्पायरल फ्रैक्चर है, इसमें बोन्स के एंड्स जो हैं वो नियर नहीं रहेंगे, मतलब नीट नहीं रहेंगे, कोई ऐसा होगा कोई ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इसमें मोस्टली जब फ्रैक्चर होता है तो वो ऐसे ऐसे करके स्पायरल्स फॉर्म में होता है, तो इसलिए इसको स्पायरल फ्रैक्चर भी कहते हैं। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है, ये अलोंग द 90 डिग्री के एंगल में बनेगा। लॉन्ग बोन ये अगर है लॉन्ग बोन है तो ये इस तरह करके ये फ्रैक्चर डेवलप हुआ है जो आपको नज़र आ रहा है। फ्रैक्चर को डायग्नोज कैसे करेंगे, ठीक है ना। आपको पेशेंट्स की कंप्लेन भी समझ आ गई
आपको जो सा है वो प्रॉब्लम ही पता चल गई कि फ्रैक्चर हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन इसको फर्दर कंफर्म करें, हम अपने प्रूफ पेश करें कि ये भी यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है। लाइक जैसे आप एमएलसी की बात करते हैं या आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है और अगर फ्रैक्चर का फर्दर ट्रीटमेंट बचे। तो इसमें जब फ्रैक्चर की डायग्नोस, इवन आप किसी भी बीमारी की डायग्नोस करना चाहते हैं, तो कुछ तो मेडिकल टेस्ट होते हैं जो आप करवाते हो सबसे पहले, लेकिन आप पेशेंट की हिस्ट्री लेते हो, उसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हो। हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री में पूछ सकते हैं, नाम पूछ सकते हैं, जेंडर पूछेंगे, एज पूछेंगे, प्रॉब्लम क्या हुआ, कैसे हिट हुआ, क्या आपको ट्रॉमा हुआ, किस तरह का हुआ, कितने लेवल का था, कितनी ज़्यादा चोट आई, जिस्म के बाकी हिस्सों पे आप चोट देख सकते हैं। इसलिए इसको आप अपने जहन में एक छोटा सा माइंड बना लेते हैं कि छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने डेवलप कर लिया अपने मैंने ब्रेन में कि यहाँ पे फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन अभी भी आप कंफर्म नहीं है। तो वह क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, वो जो आप साइन सिम्टम्स चेक करते हो, पेन चेक कर सकते हो, टांग को, ये टांग जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कहो कि फीमर का फ्रैक्चर हुआ है तो उस पर आप कंप्रेस दे सकते हो, वहाँ पे जब पेशेंट को कहते हो कि आप खड़े हो उसको, और वहाँ पे ब्लीडिंग देख सकते हो, वहाँ पे ब्रूजेस अगर डेवलप हुए हैं, कुछ भी है तो वो आप चेक कर सकते हो। थर्ड पे है हमारे पास मेडिकल टेस्ट, जो जिनकी रिपोर्ट्स जो आएंगी तो वो फाइनल कंफर्मेशन दे देंगी कि हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट इजी और इनएक्सपेंसिव है जो फ्रैक्चर को डायग्नोज करेगा वो एक्सरे है। मोस्टली फ्रैक्चर जो से हैं वो एक्सरे पे कंफर्म हो जाते हैं। अगर एक्सरे पे कोई फ्रैक्चर बहुत अच्छा कंफर्म हो गया तो फिर हमें बाकी जो टेस्ट है लाइक यहाँ पे एमआरआई और सीटी स्कैन और बोन स्कैन दिया तो इन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले एक्सरे करवाएंगे। एक्सरे के में हम ट्यूब यूज़ कराएंगे, ऊपर से भी एक्सरे होगा, उसके साइड से भी एक्सरे होगा, जिस भी बॉडी पार्ट का डैमेज होगा, बॉडी बोन का डैमेज होगा। एक्सरे में हमें क्या नज़र आएगा, हमें इंटरनल टिश्यूज़, बोन और ऑर्गन्स के सबके एक्सरे हो सकते हैं। तो हमें जो बोन्स है ना, जो टिश्यूज़ हैं और जो ऑर्गन्स हैं, इनका एक्सरे का इमेज बहुत माइल्ड सा और बहुत इस तरह का होता है कि उसमें आप डायग्नोस नहीं कर सकते, लेकिन बोन्स का जो इमेज आएगा आपके पास वो बेस्ट है एक्सरे को डायग्नोस करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद जो सा है वो हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग भी करवा सकते हैं। उसमें ख़ास तौर पे जो अगर सॉफ्ट टिश्यू डैमेज हुआ है फ्रैक्चर के साइड्स पे या बहुत कोई स्मॉल फ्रैक्चर है वो बहुत अच्छा नज़र आ सकता है। बोन स्कैन है लाइक पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है, उसमें अगर आपने पता चलना है कुछ जा रहा है कि कहीं कैंसर जो किसी बॉडी के किसी और हिस्से में था वो बोन्स में तो नहीं फैल गया या बोन्स का अपना कैंसर तो नहीं डेवलप हो गया, तो ये कैंसर बोन्स कैंसर के लिए स्पेशली जोन्स है या किसी भी और कैंसर के फैलने के लिए पता चलाने के लिए बोन स्कैन बहुत अच्छी मोडालिटी है, इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। कंप्यूटर टोमोग्राफी है, ये 3 डायमेंशनल होता है, लाइक एमआरआई भी 3 डायमेंशनल रिजल्ट देता है और एक्सरे कंप्यूटर टोमोग्राफी या सीटी स्कैन वो भी 3 डायमेंशनल रिजल्ट देता है। ये अगर हमें एक्सरे में कंफर्म नहीं हो रहा कोई फ्रैक्चर तो सबसे पहले फिर हम उस पेशेंट का सीटी स्कैन कराएंगे और इसमें मल्टीपल लेवल्स पे हमारी बॉडी हमें मतलब एक्सरे में तो सिर्फ एक पिक्चर आएगी ना, लाइक आपने रेडियस सोलना का एक्सरे किया तो आपको पूरी रेडियस सोलना एक ही एक्सरे में नज़र आ जाएगी। कंप्यूटर टोमोग्राफी क्या करेगी, वो आपके जो बोन्स हैं या आपकी जिस बॉडी पार्ट का सीटी स्कैन करें उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेगी और फिर हर पार्ट की एक अलग पिक्चर आपको बना के शो करेगी। तो आप फिर आपको पूरे वो जितने आपको पार्ट्स दिखाएगी उस टाइम पे सीटी स्कैन के जितने स्लाइसिस बने होंगे उन सबको गौर से देखना होता है और उसके बाद उसमें जो भी प्रॉब्लम होता है वो डिस्क्राइब किया जाता है। यहाँ पे एक एक्सरे की पिक्चर दिखाई हुई है, लाइक अब फोर आर्म की पिक्चर है, यहाँ पे रेडियस सल्ला का फ्रैक्चर था, स्पेशली जो है यहाँ पे रेडियस का दिखाया हुआ है कि उसमें फ्रैक्चर हुआ है तो उसका एक्सरे किया गया तो आपको ये एक्सरे में इस तरह 2 पार्ट्स में ये डिवाइड नज़र आएगा, ये हिस्सा फ्रैक्चर नज़र आएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है हमारे पास ये सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन में 3 डायमेंशनल पिक्चर्स भी हो सकती है, जैसे ये पूरा आपने स्टार्टिंग पॉइंट लिया हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक बोना है और ये फ्रैक्चर नज़र आया और इसमें स्लाइसिस भी बन सकते हैं, ठीक है ना। वो स्लाइस होते हैं कि इस तरह पूरे जो पार्ट है जो भी जिसका भी सीटी स्कैन हो रहा है उसको पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो अब ये जब स्लाइस है तो हम इसको ऊपर से देखते हैं तो हमें यहाँ पे ये फ्रैक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ये तो हमारे पास है सीटी स्कैन के थ्रू फ्रैक्चर को कंफर्म करना। फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट क्या है, फ्रैक्चर जो ट्रीटमेंट के 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जो है स्टेप्स, जितने भी हमारी बॉडी में फ्रैक्चर्स हो रहे हैं उनके 2 स्टेप्स हैं, ठीक है ना। सबसे पहले है रिडक्शन ऑफ द ब्रोकन बोन्स और दूसरा इमोबिलाइजेशन। रिडक्शन ऑफ ब्रोकन बोन्स का मतलब है कि लाइक अब ये फ्रैक्चर था, ठीक है ना, यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ और ये हमारे पास गैप आ गया, ठीक है ना। अब कोशिश ऐसे करें कि इन दोनों बोन्स को आपस में बिल्कुल एक दूसरे के सामने कर दें, ठीक है ना। चाहे अभी फ्रैक्चर पार्ट है, ठीक है ना, सामने कर दें, उनके दरमियान गैप ख़त्म कर दें तो ये हमारे पास जैसे मतलब आप दोनों बोन्स को कोशिश करें कि वो आमने सामने आ जाए और फिर उनका हीलिंग का प्रोसेस होगा। क्योंकि हमने अब यहाँ पे हम हीलिंग की बात नहीं कर रहे, हीलिंग जो है बोन्स हीलिंग है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसने खुद ब खुद हो जाना है। चाहे आप फ्रैक्चर को वैसे भी छोड़ दें, कोई उनको आमने सामने बोन्स को उनके अलाइनमेंट ना करें तो एक टाइम होगा कि ये बोन्स बिल्कुल खुद ही जो सा है वो हील कर जाएंगी।
लेकिन फिर वो हील करेंगी तो वो प्रॉब्लमेटिक फॉर्म में होंगी, वो नॉर्मल फॉर्म में नहीं होंगी, क्योंकि एक का एंड कहीं था, एक का एंड कहीं था। जब ये फ्रैक्चर हुआ है तो वो उसी एंड में अपना ग्रो कर जाएंगी, और तो वो एक कहाँ पे अटैच हो जाएगा और एक कहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये हमारे पास पे प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए रिडक्शन का है कि बोन्स की अलाइनमेंट करना और बोन्स को एक दूसरे के बिल्कुल ब्रोकन बोन एंड्स हैं उनको लाइन में लेके आना, तो ये रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब हमने रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर कर दिया, ठीक है ना, बोन्स का एक हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। लेकिन उसमें अगर हम रिडक्शन करके छोड़ देते हैं, कुछ अर्से बाद पेशेंट उस पार्ट को नेचुरली की ह्यूमन्स की एक मेंटालिटी है कि हम अपन हर बॉडी पार्ट को कुछ ना कुछ देर तक विदाउट एनी रीज़न हम मूव करते हैं। आप अपनी आंखें देखें, आप अपनी आंखों को खाम जो सा है वो मसल अपना मसल रहे हैं, कोई अपना सर पे हाथ लगा रहे हैं, अपने बालों पे हाथ दे रहे हैं, तो ये इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हैं, ठीक है ना, ये नॉर्मली इंसानों में होती हैं। तो इसी तरह वो अगर पेशेंट भूल गया अब उसको कि हमें मेरे फ्रैक्चर हुआ था और मेरा रिडक्शन थी और मैंने यहाँ पे मूवमेंट नहीं करनी, लेकिन अगर उसने मूवमेंट कर ली किसी वजह से, ठीक है ना, तो वो जो आपने रिडक्शन की थी इतनी मेहनत से, वो फिर जो ब्रोकन एंड बोन्स है वो फिर आपको डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे, और फिर वहाँ पे जो डेवलपमेंट होगी या जो ट्रीटमेंट के प्लान, जब ट्रीटमेंट करने के बाद आप उसको चेक करेंगे तो वो सही से नहीं अटैच होंगे एक दूसरे से, तो वो फिर पार्ट जो उनसे है बॉडी पार्ट वो इतने फंक्शनिंग में अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ वापस नहीं आ सकता। तो रिडक्शन करने के बाद जो सेकेंड मोड है कि आपने इमोबिलाइजेशन करनी है। वहाँ पे इमोबिलाइजेशन का मतलब है कि आपने कुछ भी ऐसा करना है कि जो पार्ट आपने रिड्यूस किया है वो मूव ना कर सके, उसको हम मूव करवाना भी चाहें, कोई पेशेंट खासतौर पे बच्चे या बूढ़े कोई भी है जो सेंसिबल कोई बंदा है उसको मूव करना भी चाहे तब भी वो पार्ट मूव ना हो। तो इसमें मुख्तलिफ मेथड्स हैं कि इमोबिलाइजेशन आप कैसे करते हो। इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें आपको पता है कि जो होती हैं क्लॉथ पीसीज होते हैं कपड़े के, ठीक है ना, या वो आप कोई भी बैंडेजेस ले सकते हो कुछ भी, तो उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो लिक्विड होता है जो उसका सोल्यूशन बनाया जाता है उसके अंदर डिप करके बाद में मल्टीपल लेयर्स की फॉर्म में वहाँ पे मुसलसल रैप अप किया जाता है, उसकी लेयर्स चढ़ाई जाती हैं। तो फिर वो अल्टीमेटली जब वो ड्राई हो जाता है तो वो इतना हार्ड होता है कि फर्दर जब ट्रीटमेंट के बाद फ्रैक्चर ठीक भी हो गया वो उतारने के लिए उसको स्पेशल कटिंग की जाती है कि वो आम मतलब फाड़ने से या कपड़ा के था तो वो कपड़े का एक पीस ना, लेकिन वो इतना सख्त हो जाता है आफ्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस में डिप करके बार बार उसी मल्टीपल लेयर्स लगाने के उसको फिर काटना पड़ता है। तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस की का कास्ट या पीओपी जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। अभी जैसे यहाँ पे एक रिडक्शन की कुछ पिक्चर्स दिखाई हुई हैं कि देखें ये देखो अब ये दो बोन से बिल्कुल अलग सेपरेट हो गए थे उनके फ्रैक्चर के बाद। तो यहाँ पे जो हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट हैं या डॉक्टर हैं आर्थो के, वो रिडक्शन कर देते हैं और दोनों एंड्स को बिल्कुल एक दूसरे के सामने रहते हैं, और कुछ अर्से बाद जो सा है ये दोनों बोन एंड से नॉर्मली हील कर जाएंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो गए, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। और यहाँ पे जो सा है वो लेफ्ट रिस्ट की एक रिडक्शन दिखाई हुई है, और ये सारा कुछ क्लोज ही होता है, बहुत कम होता है कि सर्जरी की ज़रूरत हो और सर्जरी करके इनको अलाइनमेंट की जाए। अच्छा, हम पढ़ रहे थे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की, ये इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक पिक्चर है, देखेंगे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के मल्टीपल यहाँ पे जो है स्ट्रिप्स लगाई जाती हैं उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस में डिप करके, तो फिर ये हार्ड जो सा हमारे पास मटीरियल बन जाता है जो इमोबिलाइजेशन नहीं होने देता, सॉरी मोबिलाइजेशन नहीं होने देता। दूसरे नंबर पे है कि हम मेटल के कास्ट यूज़ करें या मेटल स्क्रूज और मेटल प्लेट्स यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि मेटल प्लेट्स और स्क्रूज होते हैं जो जिनके थ्रू इमोबिलाइजेशन की जाती है। तो उसमें हमारे पास इंट्रामेडुलरी नर्व भी है, जो इनका कॉन्सेप्ट ये है कि वो बोन्स के अंदर जो बोन्स फ्रैक्चर हुई है उसके अंदर या उसके साथ जो सी है वो रॉड्स इंसर्ट कर दी जाती हैं, इंटर कर दी जाती हैं उस बॉडी पार्ट में। और एक्सटर्नल क्या है कि बाहर से जो सा है वो रॉड्स के जरिए, चाहे वो कार्बन की बनी हो या कार्बन फाइबर की हो या मेटल की हो, उनके स्क्रूज के थ्रू उस वो जो बोन्स एंड से जो फ्रैक्चर हो चुके थे उनको टाइट कर दिया जाता है, एक जगह पर इमोबिलाइज कर दिया जाता है। और जब हम इमोबिलाइजेशन करते हैं तो उसके 2 to 8 वीक्स नॉर्मली जो बोन्स हैं वो 3 to 2 मंथ्स में वो फुली अपनी नॉर्मल हील हो जाती हैं। वहाँ पे ट्रीटमेंट का जो आपने किया था उस पर बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाता है और उसके बाद फर्दर किसी प्लान की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सी बोन अफेक्ट हुई है और किस हद तक फ्रैक्चर हुआ है, स्पेशली बोन कौन सी इन्वॉल्व है। अगर लॉन्ग बोन्स हैं, हार्ड बोन्स हैं, तो उनको ठीक होने के लिए 6 मंथ भी लग सकते हैं। और अगर स्मॉल बोन का लाइक फिंगर टिप्स या फिंगर फेलेंक्स जौन सी है आपकी, उनमें कोई डैमेज होता है तो वो बहुत जल्दी हील हो जाएगी। दूसरे नंबर पे है कि आप देख रहे हैं कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई तो नहीं डैमेज हुई। अगर वहाँ पे ब्लड सप्लाई डैमेज होती है किसी वजह से, नर्व सप्लाई या ब्लड सप्लाई डैमेज, तो वहाँ पे फर्दर फिर सर्जरी भी करनी पड़ सकती है उन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए। तो ये थे इंटरनल और एक्सटर्नल फिक्सेटर्स। मैं इसको आपको पिक्चर्स भी दिखा देती हूँ। ये इंटरनल मेडुलरी नर्व की एग्जाम्पल है। यहाँ पे पिक्चर में शो किया हुआ है कि इन जो बोन्स है वो इनसाइड जो फ्रैक्चर पार्ट है या बोन्स के अंदर जो हमारे पास इंटरनल
जो मेडुलरी नेल थी वो इंसर्ट कर दी जाती है। और पिक्चर में आपको एक्सरे में यहाँ इस तरह नजर आएगी कि इनसाइड द जो बोन है या हमारे अंदर रॉड्स इसके अंदर शो हो रही हैं। तो ये हमारे जो है या तो ये टेम्परेली भी हो सकती हैं या फिर ये लाइफ लॉन्ग भी जो सी है ये हमारे पास ट्रीटमेंट हमारे पास चलता रहेगा। और अगर लाइफ लॉन्ग है तो इसका मतलब है कि बोन्स वहाँ पे इस काबिल नहीं थी कि उसको ऑपरेट करके भी जो सा है उसके पार्ट को आपस में मिला दिया जाए और इमोबलाइज कर दिया जाए तो वहाँ पे हीलिंग हो सकती है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रश फैक्टर अच्छा, तो जिसकी वजह से प्रॉपर एक सर्जरी करके भी उसको हम पेशेंट को एक बेहतर फॉर्म में नहीं लेके आ सकते। तो इसलिए फिर हमें इंटरनल मेडुलरी नेल्स आ जाते हैं। एक्सटर्नल फिक्सेशन है यहाँ पे कि देखें यहाँ पे रॉड्स जो सी हैं वो बाहर की तरफ है, ठीक है ना, उनके सिर्फ स्क्रूज अंदर जा रहे हैं और वो दोनों यहाँ पे अगर फ्रैक्चर हुआ है जैसे तो यहाँ पे जो बिल्कुल ठीक पार्ट है उनके अंदर स्क्रू टाइट कर दिए जाते हैं ताकि ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के सामने रहें और वो हमें फिर रियल फॉर्म में इस तरह नज़र आते हैं। इसमें अब जो इंटरनल और एक्सटर्नल में जो मटेरियल्स यूज हो रहे हैं इनका सबसे इंपॉर्टेंट इनका ये कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल से ये बायो कंपैटिबिलिटी होती है कि हमारी ये बॉडी के अंदर जैसे ये हमारी के बॉडी के अंदर गए हुए नेल्स, ठीक है ना, तो हमारी बॉडी इनको फर्दर जो सा है वो एक्सटर्नल फैक्टर के तौर पे नहीं लेती बल्कि इनको कबूल कर लेती है, ठीक है ना। ये जितना क्योंकि हमारी बॉडी की कैपेबिलिटी है कि हमारे अंदर कोई भी बाहर से कोई चीज़ जाती है तो हमारी बॉडी और हमारे बॉडी जो ब्लड सेल्स हैं वो उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन ये मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास बायो कंपैटिबिलिटी होती है और ये इजीली हमारी बॉडी इसको एक्सेप्ट कर लेती है और यहाँ पे ना ही इन मटेरियल में जंग लगता है, कोई क्रोसिव डैमेज नहीं होता है, ये बॉडी के साथ रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। तो इन मटेरियल्स की ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हीलिंग ऑफ बोन मैंने आपको बताया कि एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है कि अगर आप बोन्स का वहाँ पे कहीं भी किसी भी बोन में फ्रैक्चर हो गया है तो वहाँ पे कुछ अरसे बाद बोन्स जो सी हैं ग्रो कर जाएंगी। और बोन्स ग्रो कैसे करेंगी, हमारी बोन्स में बहुत सारे सेल्स हैं जो इस काम में हमारी हेल्प करेंगे। ऑस्टियोक्लास्ट्स हैं जो पुरानी बोल्ड और डैमेज बोन थी उसको तो रिमूव कर देंगे, ठीक है, वो अपनी जगह साफ़ कर देंगे। दूसरी तरफ हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट्स हैं जो न्यू बोन को नई बोन उस जगह बनाने में हेल्प करेंगे। यहाँ पे जब मैं हीलिंग ऑफ बोन के स्टेजेस डिस्कस करूँगी तो एक लफ्ज़ आएगा कैलस। कैलस की डेफिनेशन ये है कि इज़ अ न्यू बोन दैट फॉर्म्स अराउंड अ फ्रैक्चर हो गया, वहाँ से बोन्स ख़त्म हो गई, ठीक है ना, पुरानी बोन्स को ऑस्टियोक्लास्ट ने ख़त्म कर लिया, तो जो न्यू बोन वहाँ पे बनेगी ऑस्टियोब्लास्ट की वजह से उसको हम कहते हैं कैलस। ये शुरू में स्टार्टिंग में बिल्कुल सॉफ्ट होती है, ठीक है, वापस आहिस्ता आहिस्ता ये हार्ड हो जाती है और बिल्कुल आफ्टर इवेंचुअली जो सा है वो बिल्कुल जैसे ओरिजिनल बोन थी वैसे ही लगने लग जाती है। तो इसमें हमारे पास जो हीलिंग जो सी है वो डिपेंड करती है कि पेशेंट की एज क्या है, कौन सा बॉडी इंजर्ड हुई है और किस हद तक उसका इंजरी हुई है और हमारा फिर उसके बाद जब फ्रैक्चर हो गया तो पेशेंट की खुराक कैसी है, उसमें कैल्शियम अपटेक कर रहा है वो नहीं कर रहा, उसके बाकी इम्यून सिस्टम कैसा है। तो ये सारा कुछ इन सब चीज़ों पे ये फैक्टर्स हैं जो हीलिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो फ्रैक्चर जो बोन हीलिंग होगी आफ्टर फ्रैक्चर उसमें 4 स्टेजेस है हमारे पास। नंबर 1 इज हीमाटोमा फॉर्मेशन, नंबर 2 बोन रिजेनरेशन, नंबर 3 बोनी कैलस फॉर्मेशन एंड नंबर 4 बोन रीमॉडलिंग। तो अब हम इनको 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। हीमाटोमा फॉर्मेशन ये है कि जब भी फ्रैक्चर होगा बोन का, ठीक है, वहाँ पे हमारे इनसाइड जो हमारे बोन्स हैं वहाँ पे बहुत माइनर लेवल की कैपिलरीज होती हैं हमारे पास, लाइक ब्लड वेसल्स आप इनको कलेक्टिवली बोल सकते हैं, अबव सरफेस भी होंगी और इनसाइड भी होंगी, ठीक है। तो वहाँ पे उनको जब फ्रैक्चर होगा तो वो भी कट डाउन हो जाएगी और वहाँ से ब्लड जो है वो एस्केप करेगा और वहाँ जो हमारा बोन फ्रैक्चर्ड एरिया है वहाँ पे ब्लड जो है उन जो कैपिलरीज के रप्चर होने की वजह से बाहर निकला है वो वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे कि वहाँ पे हीमाटोमा बनना शुरू हो गया। क्लॉटेड ब्लड को हीमाटोमा कहते हैं। तो वहाँ पे हीमाटोमा फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। हीमाटोमा इस सेंस में बहुत ज़रूरी है क्लॉटिंग के, ये फर्दर जोन सा है जैसे ही ब्लड बाहर आया, आपने भी देखा होगा जैसे आप कोई ब्लड को देखते हैं वो थोड़ी देर बाद क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं। तो क्लॉट बनने का मैकेनिज्म इसलिए बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी में कि ये फर्दर फिर ब्लीडिंग को रोक देता है। तो जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ नंबर 1 और यहाँ पे कैपिलरीज रप्चर हुई उसके रिजल्ट में ब्लड जो एस्केप हुआ और थोड़ी देर बाद ब्लड वहाँ पे क्लॉटेड फॉर्म में आ गया या हीमाटोमा वहाँ बन गया एट द साइट ऑफ ब्रेक। नंबर 2 है बोन जनरेशन। अब जैसे ही वहाँ पे हीमाटोमा बन गया तो उसके कुछ टाइम के बाद कैपिलरीज दोबारा ग्रो करना शुरू हो जाएंगी हीमाटोमा के अंदर ही, जहाँ पे क्लॉटेड ब्लड पड़ा हुआ है उसी के अंदर दोबारा अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करेंगी। और जो बोन के ऑस्टियोक्लास्ट मैंने आपको जो बताया था लास्ट टाइम, वो वहाँ पे जो डेड टिश्यू है, जो बोन का भी डेड टिश्यू है, वहाँ पे डेड सेल्स भी हैं, उसको वो खाना शुरू कर देंगे और इस एरिया को क्लियर करना शुरू कर देंगे।
दूसरी तरफ जो फाइब्रोब्लास्ट है, ऑस्टियोब्लास्ट है, जो बोन्स के सेल्स हैं वो वहाँ पे आकर एक नई बोन बनाना शुरू कर देंगे, जिसको हम कहते हैं है कि वहाँ पे कैलस बनना शुरू हो जाएगा। जो मैंने आपको लास्ट बताया इस स्लाइड से, जो पिछले स्लाइड में बताया कि कैलस जो सा न्यू बोन बनती है आफ्टर फ्रैक्चर, उसको हम कैलस कहेंगे। तो वहाँ पे सॉफ्ट कैलस बनना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है बोनी कैलस फॉर्मेशन। जो फिब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट ने कैलस बनाना शुरू कर दिया और सॉफ्ट कैलस बन गया। अब ये हार्ड में लाइक जैसे बोन की हमें पता है कि हार्ड टिश्यू है बोन, तो ये ही कैलस जो है अभी हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। उसमें क्या होगा कि फिब्रोकार्टिलेजिनस हमारा जो कैलस है, जो फिब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट की वजह से बना, इसमें मोर फाइब्रस कंटेंट इसमें ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा और ये लाइक सॉफ्ट जो है टिश्यू से हार्ड टिश्यू की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और इसमें जब इसको तकरीबन जो है इस प्रोसेस को 2 मंथ लग जाते हैं बोन्स को यहाँ तक आने वाले। तो अब हम जब इसका एक्सरे करेंगे तो हमें जो फ्रैक्चर्ड एरिया था, जो उसमें पहले हमें गैप भी नज़र आ रहा था, तो वहाँ पे हमें एक बोन लाइक टिश्यू इरेगुलर फॉर्म्ड में टिश्यू वहाँ पे बना हुआ नज़र आएगा। ठीक है, वहाँ पे उसमें थोड़ा सा सॉफ्ट पार्ट भी होगा, लेकिन मोस्टली जो इट विल कंसिस्ट ऑफ बोन पार्ट। ठीक है ना, वहाँ पर लेकिन वो क्लियर नहीं होगा। बोन रीमॉडलिंग ये है कि ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट जो है इसको वो थोड़ा प्रॉपर शेप में आना शुरू हो जाएगा, लाइक जैसे बोन का पूरा स्ट्रक्चर था वैसे ही ये बनना शुरू हो जाएगा। और जब ये कंप्लीट होगा, इसमें मंथ्स भी लग सकते हैं और इसमें इवन ईयर भी लग सकता है, डिपेंड करता है कौन सी बोन का फ्रैक्चर है। तो फिर जब हमें इसके बाद इस स्टेज के बाद हम जब एक्सरे करेंगे तो हमें वहाँ पे बिल्कुल कोई फ्रैक्चर्स का साइन नहीं नज़र आएगा। और लाइक जैसे बोन फ्रैक्चर से पहले थी बिल्कुल वैसे ही हमें वो बोन अब जो सी है वो फ्रैक्चर के बाद या अब हील होने के बाद जो सी है वो हमें नज़र आएगा। तो ये है बोन रीमॉडलिंग का स्टेज। इसमें फोर जो स्टेजेस हैं उसमें एक पिक्चर की फॉर्म में दिखाया हुआ है। लाइक फर्स्ट स्टेज में आपको बताया था हीमाटोमा होती है, जो हमारे पास ये कैपिलरीज होती हैं इनसाइड सी, वहाँ पर इनसाइड की कैपिलरीज हैं, इनका भी रप्चर हो जाता है और ये यहाँ से ब्लड जोन है वो निकल के आपस में यहाँ पे क्लॉट फॉर्म में आना शुरू करते हैं, जैसे हम हीमाटोमा कहते हैं। अब ये जो हार्ड पार्ट है बोन का और ये जो इनसाइड कैविटी शुरू की, ये स्पॉन्जी पार्ट आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। फिब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन, इसमें अब न्यू कैलस बनना शुरू हो जाएगा, सॉफ्ट फॉर्म में होगा, लेकिन वो वहाँ पे होगा। कैपिलरीज जो सी है वो ग्रो कर जाएंगी, मतलब लाइक अगर वो इस तरफ यहाँ पे कट गई थी और एक यहाँ पे होगा तो ये ग्रो करना शुरू हो जाएंगे और ये अपना पूरा जो सप्लाई है उसको वो रिज्यूम कर देंगी। ठीक है, और यहाँ पे जो फाइब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट है वो न्यू बोन का टिश्यू बनाना शुरू कर देंगे इसी जगह पे जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ था। तो अब हमारे पास जो आएगा वो एक सॉफ्ट कैलस की फॉर्म में हमारे पास टिश्यू आ गया है। अब कुछ अर्से बाद बोनी कैलस फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। वहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट जो है फर्दर इसमें फिब्रस टिश्यू है, क्योंकि बोन्स कार्टिलेज सारा फिब्रस टिश्यू होता है। तो यहाँ पे और एक जो नया फिब्रस पार्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, जो भी हमारे पास टिश्यू बना था। और इसमें जो हमारे पास कैपिलरीज फुली ग्रो कर जाएंगी और हमारे पास एक हार्ड या बोनी कैलस हमारे पास यहाँ पे अब अवेलेबल होगा। लेकिन ये पार्ट इतना नीट नहीं होगा, लाइक देखें यहाँ पे यहाँ से भी थोड़ा बाहर है और इसमें जोन से अभी भी जोन से है डेड टिश्यू हो सकते हैं। तो जब इनकी एक बोन रिमॉडलिंग कंप्लीट प्रोसेस है, लाइक वो एक किस्म का जैसे बोन पहले थी वैसे ही उस फॉर्म में बोन वापस आ जाएगी। यहाँ पे बिल्कुल जो डेड बोन सेल्स जिन्होंने बोन्स को बनाने में हेल्प आउट किया वो भी डेड हो सकते हैं, वो भी क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल जो डेड टिश्यू या रिमेनिंग बोनी पार्ट्स है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जो कोई कोलाटेड बर्ड्स के पार्ट थे वो सब जो सा क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल जैसे प्री फ्रैक्चर बोन थी वैसे ही ये इस फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होगी। ये फ्रैक्चर ट्रीटमेंट था, मतलब हमने यहाँ पे इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट की बात कर ली। अब इसके बाद जब ट्रीटमेंट हो गया, बोन्स हील होगी, अपना उसने मंथ्स ले लिए या ईयर हो गया, उसके बाद फिजियोथेरेपी की जाती है कुछ लोगों में, पेशेंट्स में स्पेशली जहाँ पे अपर और लोअर लिम्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो। क्योंकि जब हमने फ्रैक्चर को हील करना हमने प्रोसेस स्टार्ट किया तो हमने वहाँ पे पढ़ा था इमोबिलाइजेशन, कि हम उस पार्ट को इमोबिलाइज कर देंगे। अब हमने इमोबिलाइज कर दिया, वहाँ पे मसल वीकनेस भी होगा क्योंकि वो मसल्स वहाँ पे यूज़ नहीं हो रहे। जब जिस पार्ट को हमने हमने फिर आप एग्जाम्पल ले लें कि हमने आर्म का फ्रैक्चर था, ठीक है, आर्म को हमने इमोबिलाइज कर दिया 2 मंथ्स 3 मंथ 4 6 मंथ के लिए। वहाँ पे जो मसल्स थे उनकी स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे मोबिलिटी नहीं हो रही। तो अब इस पार्ट को एक नॉर्मल बॉडी जैसे फ्रैक्चर से पहले था, एक हेल्दी इंसान था कि वो अपने बाजू से बहुत ज़्यादा काम कर सकता था और एक बिल्कुल हेल्दी उसके मसल्स वर्क कर रहे थे, तो उस फॉर्म में लाने के लिए कुछ पेशेंट्स में हमें फिजियोथेरेपी भी करवानी पड़ती है। उस पर ये होता है कि उसमें जो मसल की वीकनेस है उसको दूर करने के लिए भी मसल पावर इंक्रीज में भी हेल्प आउट करता है। और इसके अलावा जो जॉइंट्स, अगर फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर जोन से है किसी जॉइंट के नज़दीक था और उसको इमोबिलाइज करने से जॉइंट भी फ्रीज रहा कुछ अर्से, वहाँ पे स्टिफनेस हो सकती है, आर्थराइटिस हो सकते हैं, तो उसको भी ये कवर करने में हमारा हेल्प आउट करेगा। सर्जरी, यहाँ पे सर्जरी का एक तो हमने सर्जरी की अगर कंपाउंड फ्रैक्चर होगा जो उसमें हमने सर्जरी की बोन फ्रैक्चर को रिड्यूस करने में या इमोबिलाइज करने में, ठीक है।
वहाँ, लेकिन अब एक और किस्म की सर्जरी की भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। लाइक अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्किन के आप जब मतलब फ्रैक्चर का भी ही ठीक है हील हो गया, वहाँ पे बोन्स भी बिल्कुल वापस वैसी ही आ गई जैसे पहले, तो जॉइंट भी ठीक हो गया, लेकिन वहाँ पे स्किन डैमेज हो सकता है और सरफेस जोन सी है वो अनइवन हो सकती है। तो इसमें प्लास्टिक सर्जरी में भी करनी पड़ सकती है। लाइक जो हमारे जो स्किन के ऊपर जो स्टिचिंग लगाने के या सर्जरी के कोई कट मार्क्स रह गए हैं, कोई स्पॉट्स रह गए हैं, कोई भी किसी भी तरह के, तो उसको कवर करने के लिए यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी भी एडवाइस की जा सकती है। स्पेशली जो स्कार मार्क्स आ जाते हैं आफ्टर सर्जरी, उनको रिमूव करने के लिए। यहाँ पे जो है इसके फिजियोथेरेपी की कुछ बताई हुई टाइप्स के, एक रेडियल, यहाँ पे रेडियल हेड फ्रैक्चर है, उसमें ठीक है ना, उसमें कैसे ही रिहेबिलिटेशन होगी कि आप किस तरह उसको कौन कौन सी मूवमेंट्स करवा सकते हैं एक नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए या नॉर्मल जो फंक्शनिंग थी उसको स्टार्ट करने के लिए। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं फ्रैक्चर्स की? कॉम्प्लिकेशन में है सबसे पहले तो है इवन कोई भी डिजीज़ होगी हमारे पास, उसमें है कि हमने जो उसको ट्रीटमेंट किया है वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकता है। तो इसी तरह फ्रैक्चर में भी है कि अगर हमने उसको हीलिंग के लिए छोड़ा तो वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकता है, कि अगर हमने उसको रिड्यूस सही नहीं किया, दोनों ब्रोकन बोन्स के जो एंड्स से दोनों को एक दूसरे के बिल्कुल सामने खड़ा नहीं किया, तो वो किसी भी तरह अपनी मर्जी से ग्रो कर सकते हैं और वो मेल यूनियन बना सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया हुआ है मेल यूनियन, कि नॉर्मली अगर फ्रैक्चर ये बोन है, इसके ये ठीक है 2 पार्ट्स है इसके, यहाँ पे हो गया फ्रैक्चर, ये फ्रैक्चर है, तो हमने ये बिल्कुल बोन्स के एंड सामने है, एक सामने है, और जब ये ग्रो करेंगे तो पूरी प्रॉपर फॉर्म में बनेंगे। लेकिन अगर इस तरह होता है कि ये एक बोन, ये एक एंड यहाँ पड़ा हुआ है और दूसरा एंड यहाँ पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो फिर ये अपना ग्रो करेगा तो वो इस पार्ट से जुड़ जाएगा और ये ग्रो करेगा इस तरह। तो देखें आप, एक प्रॉपर जो एक पूरी शेप थी वो मेंटेन नहीं रह पाई, तो ये मेल यूनियन हो सकती है। डिसरप्शन ऑफ बोन ग्रोथ, हमने पढ़ा कि जब हमारे जो स्पेशली जो बच्चों के अंदर बोन्स होती हैं, और इवन कुछ जब तक हम अपने खासतौर पर 22 ईयर से पूरी नहीं कर सकते, तो हमारे जो बोन्स के या एंड्स होते हैं बिल्कुल यहाँ पे मेटाफेजल या एक्सफेजल प्लेट्स होती हैं, जो बोन की लेंथ इंक्रीज़ करने में, जैसे जैसे कद बड़ा होता है तो आपके बोन्स की लेंथ भी इंक्रीज़ हो रही होती है, तो उनको हेल्प करने में, उनको ग्रो करने में इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर इस हिस्से पे फ्रैक्चर हो जाए और ये पार्ट्स अपना लॉस हो जाए हमारी तरफ से, हमारे फ्रैक्चर की वजह से, तो यहाँ पे फिर बोन ग्रोथ रुक सकती है। और ये मोस्टली उस वक्त होता है जब बच्चों में फ्रैक्चर हो, क्योंकि उनमें बोन्स फुली डेवलप भी नहीं हुई होती। अब है यहाँ पे देखिए, हमने एक पढ़ा था कि बोन मैरो, हमारी बोन्स के अंदर एक नरम, बिल्कुल नरम सा टिश्यू होता है जहाँ पे हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं, वहाँ उसको हम बोन मैरो कहते हैं। अगर बोन मैरो का डैमेज हो सकता है तो वहाँ पे या पे कोई इन्फेक्शन हो सकता है वहाँ पे, तो फिर जो इसका इन्फेक्शन होगा वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड भी कर सकता है, और जब बोन मैरो का डैमेज होगा तो उसके रिजल्ट में हमारे ब्लड के अंदर जो सेल्स थे उनकी कमी हो सकती है, लाइक प्लेटलेट्स की कमी हो सकती है, आरबीसीज की कमी हो सकती है, और क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस जो इन्फेक्शन होता है बोन का, वो भी डेवलप हो सकता है। और इसमें फर्दर फिर ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ेंगी और हॉस्पिटलाइज भी किया जा सकता है पेशेंट को। इवन सर्जिकल जो अगर पस वहाँ पर पड़ गई है, इन्फ्लेमेशन में मोस्टली चांस होता है कि वहाँ इन्फेक्शन में कि पस हो सकती है, उसको भी ड्रेन करने के लिए सर्जरी की जा सकती है। जब लास्ट पॉइंट है बोन डेथ है, कि अगर हर, क्योंकि जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जो भी लिविंग सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको ब्लड सप्लाई बहुत उनकी ज़रूरत होती है ताकि वो ऑक्सीजन हासिल करके अपना नॉर्मल वर्कआउट कर सकें। लेकिन अगर वहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत अरसे के लिए डैमेज रहती है तो बहुत चांस है कि बोन्स के जो सेल्स हैं उनकी डेथ हो सकती है, लेकिन ऐसा कम होता है क्योंकि बोन्स के जो सेल्स हैं उनका एक लॉन्ग सर्वाइवल टाइम होता है। प्रिवेंशन, अब हम ये कि फ्रैक्चर से, कुछ हद तक फ्रैक्चर से हम फ्रैक्चर्स को दूर रख सकते हैं या उनसे बच सकते हैं, तो उसमें क्या क्या हमारे लिए हेल्प आउट होगा, उसमें न्यूट्रिशन और सनलाइट है, कि न्यूट्रिशन जो कैल्शियम रिच डाइट है वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में, लाइक मिल्क है, चीज़ है, योगर्ट है, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये सब कैल्शियम के रिच सोर्सेज हैं, ठीक है ना। अगर हम अपनी फूड में इंक्लूड करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो फ्रैक्चर्स जो हैं उनके होने के चांसेस कम है, क्योंकि बोन की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्ट्रेस अपने स्टोर को बर्दाश्त कर सकती हैं। दूसरी तरफ सनलाइट है, सनलाइट हमें कैल्शियम नहीं दे रही, लेकिन सनलाइट हमारे अंदर जो विटामिन डी है उसको एक्टिवेट कर रही है, और विटामिन डी का बहुत ज़्यादा रोल है बोन्स के अंदर कैल्शियम को स्टोर करने में या उनको एब्जॉर्ब करवाने में, ठीक है ना। अगर हमारी डाइट में कैल्शियम बहुत अच्छा है और हमारी बोन्स जो सी है, हम एक हेल्दी इंसान है, हर लिहाज से हेल्दी इंसान है, लेकिन अगर हमारे अंदर विटामिन डी की कमी है तो वो फिर जो है वो हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट होता रहेगा कैल्शियम, लेकिन बोन्स में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। फिजिकल एक्टिविटी है कि जो जितना बोन्स को या जितना वेट उठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, वहाँ पे उतना ही वो बोन्स जो सी हैं वो स्ट्रॉन्गर और डेंसर होती जाएंगी, उनमें कैल्शियम अपटेक करने की एबिलिटी बढ़ती जाएगी, और फिर ये जो है ये फिजिकल एक्टिविटी एज ए प्रिवेंटिव टूल हम कुछ हद तक अप्लाई कर सकते हैं।
और यहाँ पे है कि ओल्डर एज, लेकिन ये फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ओल्ड एज शख्स को एक उसको बहुत हैवी वर्क करने पे लगा देंगे, आपकी बहुत स्ट्रोंग होंगी, लेकिन उस वक्त वहाँ पे स्ट्रोंग होना अपोजिट हो सकता है, ठीक है ना। उनके बजाय अडल्ट के बजाय बूढ़ों को नुकसान हो सकता है कि अगर हम उनसे कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करें। कुछ हद तक फिजिकल एक्टिविटी उनके लिए बेहतर है, लाइक वीक में अगर हम नॉर्मल एडल्ट्स को हम रिकमेंड करते हैं कि आप 5 डेज पर वीक जो है वो एक अच्छी एक्सरसाइज में स्पेंड कर सकते हैं, तो ओल्डर एज जो पेशेंट है उनको हम कम इंटेंसिटी की भी और कम ड्यूरेशन की भी और कम दिनों की जो है हम उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर फीमेल्स में है मीनोपॉज, मैंने आपको बताया था रिस्क फैक्टर है फीमेल्स में कि जब उनकी एक एज रिप्रोडक्टिव लाइफ उनकी ख़त्म हो जाती है तो कैल्शियम जोन है उनकी बोन्स के अंदर ड्रॉप आउट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और वो किस लिए होता है कि उनका एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसकी क्वांटिटी बॉडी में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम इन फीमेल्स को एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन जो है वो भी हम इनको दे सकते हैं, जिसमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसको कहते हैं, या और ये हो सकता है कि कुछ उनको एक्सरसाइज ऐसी करवाई जा सकती हैं जो उनको बोन्स को स्ट्रॉन्ग करें, और स्पेशली जो है वो स्मोकिंग, अल्कोहल और इस चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए और सनलाइट में बैठना चाहिए, ताकि अगर आप कैल्शियम ले भी रहे हैं डाइट में तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए प्रॉपर विटामिन डी मिले। अब यहाँ पे हमारे को अब हमें जो नेक्स्ट स्पोर्ट्स इंजरीज पढ़नी थी, या कोई जिस इंजरी कोई भी ट्रॉमा की वजह से होती है तो उसमें हम डिसलोकेशन पढ़ेंगे। डिसलोकेशन जो भी हमने फ्रैक्चर पढ़ा वो प्रॉब्लम था बोन का, लेकिन अगर हम जॉइंट की बात करें तो इसमें जो इंजरी है, जो मोस्ट कॉमन इंजरी है वो है डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट। इसमें क्या होता है ये है कि जैसे दो, अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, दो बोन्स हैं, ठीक है, या दो बोन्स हैं और इनके दरमियान एक नॉर्मल हमारे पास इस वक्त नहीं है, जॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे जॉइंट है। अगर वहाँ इन दोनों बोन्स में से भी अगर एक भी बोन जोन सी है यहाँ से वो मूव आउट कर जाती है, लाइक ये हमारे पास जॉइंट है, ठीक है ना, और एक भी बोन जोन सी है वो मूव आउट कर जाती है, यानी कि उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, वो अब नीचे गिर गई है, उस जॉइंट से अलग हो गई है, तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे जॉइंट डिसलोकेशन। जॉइंट हमेशा दो या मल्टीपल बोन से बनेगा, उनकी प्रॉपर जितनी जैसे उनकी बाय बर्थ उनकी इन्वॉल्वमेंट थी वैसे ही इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। तो उसके बाद जोन सी है जो एक नॉर्मल हम ह्यूमंस में क्या है कि जॉइंट्स की ये फॉर्म होनी चाहिए, उसमें जब तक वो बोन्स इन्वॉल्व रहेंगी वहाँ पे जॉइंट अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन जैसे ही एक बोन वहाँ पे मूव आउट करेगी तो ये डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट हो सकती है। यहाँ सेकंड बार में दिखाया हुआ है कि इट मे बी डिफाइंड एज कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट इन विच सम पार्ट ऑफ जॉइंट कैप्सूल लिगामेंट्स मे बी डिस्टर्ब। या तो ये हो सकता है कि बोन्स जो है वो बिल्कुल सेपरेट अलग अलग हो जाए, ठीक है ना, या इसमें ये तो कि जैसे वो मैंने आपको बताया कि फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ होती हैं जॉइंट्स के अंदर, जहाँ पे जेली लाइक फ्लूइड होता है, अगर उन कैविटीज़ के वॉल रप्चर कर जाए, ठीक है, वहाँ पे जो लिगामेंट्स इन्वॉल्व थे दोनों बोन्स को आपस में मिलाने में उनमें रप्चर आ जाए, तो ये सब जो चीज़ें हैं कंट्रीब्यूट कर सकती हैं जॉइंट डिसलोकेशन में। और ये बहुत पेनफुल होता है, थोड़े अरसे के लिए जो सा है जॉइंट बिल्कुल मोबिलाइज हो जाता है, क्योंकि उसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो उस वक्त डिस्टर्ब हो चुकी है, ठीक है, तो वहाँ पे इमोबिलाइजेशन बहुत ज़्यादा चांसेस है। बल्कि एक कॉमन सिम्टम है इन डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट में। जो मोस्टली हम डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट हम नोटिस की गई है वो शोल्डर जॉइंट्स पे नोटिस की गई है, फिंगर्स में, इसके अलावा एल्बो, नीज और हिप्स में भी कॉमन एरियाज हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल शो की हुई हैं, लाइक इसमें इस हैंड के जो एक्सरे है इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला जॉइंट जोन है, इसमें नॉर्मली जोन सा है इस बोन को यहाँ पे अटैच होना चाहिए था ऐसे, ठीक है ना, लेकिन अब ये नहीं है और यहाँ पे जोन सा है वो ये इस तरह चली गई है और ये इस तरह जा रही है, तो ये जो एरिया है यहाँ पे जॉइंट डिसलोकेशन हुई है। इसी तरह इस पिक्चर में शो किया गया है यहाँ पे हिप जॉइंट किया कि नॉर्मली जो फीटस का हेड है, फीमर का हेड है, वो आइलिया क्रस्ट के अंदर इस तरह पूरी एक कैविटी होती है उसके अंदर वो रोटेट करता रहता है। लेकिन अब अगर इसमें डिसलोकेशन की बात करें हम तो ही फीमर का हेड जोन सा है वो यहाँ पे ऊपर चला गया है और जिस कैविटी के अंदर वो रोटेट कर रहा था वो कैविटी वहीं की वहीं पड़ी है, तो ये जॉइंट डिसलोकेशन होगी कि एक नॉर्मल जो स्ट्रक्चर था वो अपनी जगह पे नहीं रहा। डिसलोकेशन की कॉजेज़ भी तकरीबन वही हैं जो फ्रैक्चर की कॉजेज़ हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ सकता है, लाइक बहुत ज़्यादा ऐसी स्पोर्ट्स हैं जिनमें सडन जंपिंग भी करनी पड़ सकती है, सडन टर्न भी करने पड़ जाते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा जॉइंट लोकेशन के चांसेस होते हैं। और उसके अलावा जो सा है एक्सीडेंट्स, ट्रॉमा और जिसमें ओवर स्ट्रेचिंग हो सकती है लिगामेंट्स की या बोन्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ सकता है, तो उसमें डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉमन है हमारे पास। यहाँ पे एक एल्बो जॉइंट की सिचुएशन यहाँ पे एक दिखाई हुई कि नॉर्मली जोन से है जॉइंट इस तरह होता है, ऊपर से ह्यूमरस आ रहा होता है, रीडियस से अल्ना और रेडियस आ रहे होते हैं, ठीक है ना, लेकिन जब ह्यूमरस और जो स्पेशली अल्ना है ये इनके दरमियान गैप आ गया जो नॉर्मल फॉर्म पिक्चर में आप देख सकते हैं कि नहीं है, ठीक है ना, ये जो गैप है इसकी वजह से इसको ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट भी है। और अब देखें यहाँ क्या देखें
कि पूरी एक जो है ना, जो हमारा एल्बो जैसे हमारा हाथ आगे की तरफ होता है, ठीक है, लेकिन अब इस प्रेयर में देखें कि इतना ज़्यादा डिस्लोकेशन ऑफ एल्बो जॉइंट हुई है कि बिल्कुल जो उसका फोर आर्म है वो पीछे की तरफ उसने अपना टर्न कर लिया है। रिस्क फैक्टर्स इसमें क्या है, इसमें वही रिस्क फैक्टर्स हैं जो ऑलमोस्ट फ्रैक्चर्स के थे, कि जो जितना ससेप्टिबिलिटी टू फॉल, ठीक है ना, ये कितना ज़्यादा कोई किसी के चांसेस गिरने के इतना ज़्यादा चांसेस होंगे उतना ही उसमें फ्रैक्चर डेवलप हो सकता है। हेरिडिटी में भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पास ऐसे लिगामेंट्स और ऐसे मसल्स या ट्रांसफ़र होते हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम है, वो कंटिन्यूसली जेनेटिक्स में या फैमिलीज़ में वो प्रॉब्लम रन करता है। या स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, जो बंदा जितना ज़्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होगा उतने ज़्यादा उसके रिस्क फैक्टर्स बढ़ते जाएंगे कि वो गिरेगा भी, उसमें वो प्लेयर से हिट भी होगा, प्लेयर टू इक्विपमेंट हिट भी होगा, तो ये प्रॉब्लम हो। दूसरे आपसे लास्ट है कि आप प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ना पहने, चाहे वो आप अपनी ड्राइविंग कर रहे हैं उसमें अगर आप प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लाइक हेलमेट नहीं पहनते, ठीक है, और नी कवर्स नहीं पहनते साइकिलिंग में, और इसके अलावा जब स्पोर्ट्समैन हैं आप तो तब भी अपना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं यूज़ करें, तो इसमें भी फिर फ्रैक्चर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं इसके, विजिबली फॉर्म, डीफॉर्म और आउट ऑफ प्लेस। जैसे विजिबली आपको देखने में ही लग रहा है कि जॉइंट जो है आउट ऑफ प्लेस है। इसमें ये पिक्चर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जो ये पिक्चर है देख सकते हैं आप कि ये जो पार्ट है ये फिजिकली ही आपको इस वक्त जो है बिल्कुल डीफॉर्म में नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जहाँ पे स्वोलन और डिस्कलर्ड हो सकती है, अगर तो खुदा ना खास्ता वहाँ पे कोई आर्टरीज़ का डैमेज हुआ है, क्योंकि जॉइंट्स के पास से भी आर्टरीज और वेसल्स क्रॉस हो रही होती हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुआ है तो वो इससे वहाँ ब्लीडिंग होगी, तो वहाँ स्वेलिंग हो सकती है, वहाँ पे डिस्कोलोरेशन हो सकती है, इंटेंसली पेनफुल के पेन, बहुत ज़्यादा पेन होगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि फ्रैक्चर जोन सा है उसका पेन ज़्यादा होता है और उसकी मोबिलिटी, जो इमोबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे वो कम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पेन जोन से है वो मे भी फ्रैक्चर से कम हो, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा होगा यकीन, और इमूवेबल है कि ये बिल्कुल भी यहाँ पे फिर मूवमेंट नहीं होगी। डिस्लोकेशन की टाइप्स क्या है, इसमें कॉन्जेनिटल है और एक्वायर्ड है। कॉन्जेनिटल हर उस चीज़ को कहते हैं कॉन्जेनिटल होती है जो बाय बर्थ आपको मिलती है, ठीक है ना। कोई भी बीमारी अगर आपको बाय बर्थ है तो वो आपका कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम ही कहलाएगी, ठीक है। आपको कॉन्जेनिटल ही कंसिडर किया जाएगा कि कॉन्जेनिटली आपने ये बीमारी बाय नेचर जो है आप लेके आए हैं। इसमें जो हमारे पास फैक्टर्स में कॉन्जेनिटल है वो है कॉन्जेनिटल जॉइंट हिप जॉइंट डिस्लोकेशन। इसमें होता ये है कि जो बच्चे बिल्कुल पैदा होते हैं उनमें देखा जाता है कि उनमें वो अपनी टांगों को सही तरह मूव नहीं कर सकते, या अगर मूव होते तो बहुत ज़्यादा रोते हैं। और उसमें जब एक्सरे करवाया जाता है या उसका अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है उस जॉइंट का, तो वहाँ पे एंगल्स नॉर्मली हमारे उनके पास अल्फा और बीटा एंगल्स होते हैं, तो उनमें उनकी रेंज से हट के रेंज आती है। तो वहाँ पे ये कॉन्जेनिटल हिप जॉइंट डिस्लोकेशन है कि फीमर और जो पेल्विक है बोन है उसके दरम्यान जो एंगल जो जॉइंट बन रहा है हिप जॉइंट, उसमें जो बाय बर्थ डिस्लोकेशन हमें नजर आएगी। एक्वायर्ड का मतलब है जो बाद में किसी पूरी लाइफ में बाद में किसी प्रॉब्लम की वजह से हुआ, ठीक है। इसमें ट्रॉमेटिक भी हो सकते हैं, ये जैसे ही हम पैदा शुरू होंगे ये प्रॉब्लम भी साथ हो सकते हैं। पैथोलॉजिकल होती हैं, लाइक अगर किसी को बोन्स की टीबी थी तो यहाँ पे अर्थराइटिस था उसको, तो ये डिस्लोकेशन हो सकती है। पैरालिटिक है, पोलियो की वजह से जॉइंट डिस्लोकेशन हो सकती है। इन्फ्लेमेटरी है, लाइक रोमेटाइड अर्थराइटिस, ये जो ऑटोइम्यून हमारा एक प्रॉब्लम है इसकी वजह से भी जॉइंट डिस्लोकेशन हो सकती है। इसमें आर्थराइटिस जिसमें जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमारे पास। एल्बो जॉइंट डिस्लोकेशन एक पिक्चर में शो की हुई है, बिल्कुल डीफॉर्म्ड है बोन। यहाँ पे जोन से है वो नॉर्मली हमारे पास हाथ जोन से है वो इस तरह आगे की तरफ होते हैं, लेकिन अब ये देखें ये बिल्कुल पीछे की तरफ चला गया है। और इसमें भी कुछ पिक्चर्स में ऐसे शो किया गया, ये नॉर्मल एक बल्ज आ गया है आगे की तरफ, अब आ गया बल्ज, ठीक है। तो ये सारा भी हिप एल्बो जॉइंट की डिस्लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है। पिक्चर्स हैं हिप जॉइंट डिस्लोकेशन, मैं आपको बताया कि कुछ चीज़ें बाय बर्थ होती हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे जोन सा है ये बोन्स को देख के अंदाज़ा हो रहा है कि ये एडल्ट इंसान की बोन्स है, ये बच्चों की बोन्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना फीमर का हेड है वो उसको यहाँ पे होना चाहिए था अपनी नॉर्मल उसमें हिप जॉइंट में स्ट्रक्चर में, लेकिन वो यहाँ पे नीचे मूव कर गया है, तो ये हिप जॉइंट डिस्लोकेशन है। और इसमें एंटीरियर भी हो सकती है, पोस्टीरियर भी हो सकती है। यहाँ पे हम दिखावे कि जो हिप जॉइंट है जो फीमर का हेड है वो पीछे की तरफ चला गया है, ये एंटीरियर साइड है, ठीक है। अगर वो पीछे की तरफ चला गया यहाँ से निकल के, और दूसरी तरफ देख सकते हैं कि आप ये जो फीमर का हेड है वो आगे निकल आया, अपनी कैविटी से आगे की तरफ मूव कराया, तो ये एंटीरियर डिस्लोकेशन होती है। डिस्लोकेशन ऑफ जॉइंट को डायग्नोस कैसे करेंगे, सबसे पहले वही जैसे हर कंडीशन में हम करते हैं, हर बीमारी में करते हैं कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल हिस्ट्री होगी, उसके बाद मेडिकल इमेजिंग की बात है कि रेडियोलॉजी में हम कौन कौन से टेस्ट करवाए जाएंगे। उसमें एक्सरे होगा, एक्सरे के हमेशा 2 व्यूज़ करवाए जाएंगे, चाहे वो फ्रैक्चर हो या चाहे वो डिस्लोकेशन ऑफ जॉइंट हो, कि उसमें एपी या पीए और एक लेटरल व्यू हमेशा करवाया जाता है कि किस साइड के जिस साइड पे आपको शक है उस लेफ्ट या राइट उसका फिर लेटरल व्यू करता है।
सीटी स्कैन भी होता है और एमआरआई भी होता है। एमआरआई जो सॉफ्टली जो मोस्टली जो हम एमआरआई करते हैं वो देखते हैं लेकर सॉफ्ट टिश्यू जो जॉइंट के इर्द गिर्द था वहाँ पे कितना डैमेज हुआ है। यहाँ पे एक एक्सरे की फॉर्म में आपको दिखाया हुआ कि शोल्डर जॉइंट का एक्सरे किया जाता है, लेकिन शोल्डर जॉइंट के एक्सरे में आपको ये देखें यहाँ पे ह्यूमरस जो थी नॉर्मली उसको शोल्डर जॉइंट के अंदर इस तरह होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ह्यूमरस का हेड ये पड़ा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ इस कैविटी के अंदर से वो बाहर निकल गया, तो ये डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट शोल्डर जॉइंट है। और यहाँ पे हमें सीटी स्कैन में किस तरह नजर आएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जोन है इस पार्ट को बिल्कुल इसके अंदर फिट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखें कि कितना गैप आ गया। ये एल्बो जॉइंट आपको दिखाया होगा इस वक्त इस पिक्चर में, तो ये एल्बो जॉइंट की डिसलोकेशन होगी। डिसलोकेशन की ट्रीटमेंट क्या है, इसमें भी मोस्टली ट्रीटमेंट जो है वो फ्रैक्चर से मिलती जुलती है। इसमें भी हम रिडक्शन करेंगे और इमोबिलाइजेशन करेंगे। रिडक्शन में है कि जो भी बोन्स इन्वॉल्व थी उस जॉइंट में उनको बिल्कुल आमने सामने ले आएंगे, और मोस्टली ये काम एनेस्थीसिया के अंदर किया जाता है, ठीक है। फ्रैक्चर का जो रिडक्शन भी और जिस जॉइंट की डिसलोकेशन भी ये मोस्टली हम अगर रिडक्शन कर रहे हैं तो एनेस्थीसिया के नीचे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है। उसके बाद जो है कुछ अरसे के लिए जैसे हम बोन्स को इमोबिलाइज करते थे तो कुछ अरसे के लिए, लेकिन कम ड्यूरेशन के लिए जॉइंट्स को भी इमोबिलाइज कर दिया जाता है, ताकि अगर वहाँ पे कोई लिगामेंट की इंजरी हुई है या कोई वहाँ पे साइनोवियल जॉइंट या जॉइंट कैप्सूल की इंजरी हुई है तो उसको कुछ हद तक वो रिस्टोर हो जाए। सर्जरी भी की जा सकती है। सर्जरी में है कि अगर बोन्स एंड जोन्स है वो ब्रेक कर गए या फ्रैक्चर भी हो गया वहाँ पे तो उसको भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर लिगामेंट्स नर्व्स और वेसल की इंजरी है तो उसको भी ट्रीट किया जा सकता है। तो इसमें और सर्जरी ये एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि सर्जरी भी हो सकती है। रिहेबिलिटेशन है कि जब वही फिजियोथेरेपी वाली बात कि जैसे फ्रैक्चर में जब हीलिंग होगी कंप्लीट होगी तो फिजियोथेरेपी की जाती है, तो इसी तरह डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट में जब प्लास्टर रिमूव किया जाता है और उसके बाद रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है, ताकि जो भी जॉइंट इन्वॉल्व हुआ था उस वक्त डिसलोकेशन में उसकी स्ट्रेंथ भी बेहतर हो और उसकी जो नॉर्मल उसकी लाइफ थी बिफोर द डिसलोकेशन वो भी अटेन हो सके हमें, ठीक है ना। यहाँ पे दिखाया हुआ कि कुछ बिल्कुल रिडक्शन जो की जाती है वो बिल्कुल हम एक्सटर्नली भी कर सकते हैं कि हम जो है वो माहिर कोई हो बंदा तो वो एक्सटर्नली भी विदाउट सर्जरी जो है वो रिडक्शन कर सकता है। दोनों जो बोन्स थी उनको जॉइंट पे एक दूसरे के सामने ला सकता है। और इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, इसमें टीयरिंग ऑफ मसल है। जब जॉइंट डिसलोकेशन होगी बोन्स इधर से उधर जाएंगी तो वो अपने साथ मसल लिगामेंट और टेंडन्स को डैमेज कर सकती हैं। वहाँ पे नर्व और ब्लड वेसल है उनको भी डैमेज कर सकती है। री इंजरीज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो जगह वीक हो गई है। और इसके अलावा आर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट हो सकती है। जॉइंट्स जो से हैं वो लाइक वो जकड़ हो सकते हैं कि वो उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाए। एवेस्कुलर नेक्रोसिस है कि वहाँ पे अगर ब्लड सप्लाई बहुत लंबे अरसे के लिए डैमेज रहती है तो वहाँ पे हम एक नेक्रोसिस मिला कि जो विदाउट ऑक्सीजन सप्लाई जो हमारी बॉडी के अंदर सेल मरना शुरू हो जाते हैं, नेक्रोसिस उसको कहते हैं, वो वहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। प्रिवेंशन किस तरह करते हैं, वाइट फार कोशिश करें कि जो स्पोर्ट्समैन है या जो कोई भी है जो भी नॉर्मल जिसको बैलेंस किसी भी इंसान को बैलेंस रखने का प्रॉब्लम है तो वो गिरने से बचने की कोशिश करे। लाइक वो अगर कोई मेडिसिन खा के उसको नींद की हालत में वो ज़्यादा उसको नींद आ रही है तो वो मेडिसिन को अपनी कम कर सकता है या चेंज करवा सकता है, ठीक है। या अगर उसको नींद आ रही है तो वो प्रॉपर एक स्लीप में अपना टाइम स्पेंड कर सकता है। दूसरी तरफ यह कि अनइवन सरफेसेस लाइक ऊंची नीची जगहों पे चलने फिरने से परहेज़ करना चाहिए। सेफली अगर कोई चीज़ आप खेल रहे हैं किसी भी जगह पे किसी भी गेम में तो कोशिश करेंगे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन लें। और सबसे ज़्यादा कोशिश करेंगे अगर जो जॉइंट पहले एक दफ़ा डैमेज हो चुका था उसको फर्दर वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी जॉइंट डिसलोकेशन नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट है कि आप जितनी दफ़ा गिरेंगे उतनी दफ़ा मजबूत होंगे, आपके मसल मजबूत होंगे, ये यहाँ पे ये समझा जाता है। लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट कुछ हद तक बेहतर है। लाइक मसल्स में हम कह सकते हैं कि कुछ इंजरीज होती हैं फिर वो जब रिपेयर होता है तो एक्स्ट्रा टिश्यू बनता है और वो न्यू टिश्यू बनने की वजह से मसल ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। लेकिन जॉइंट में ये ज़रूरी नहीं है। जॉइंट में साइनोवियल कैविटी का डैमेज और उसका रिपेयर इतना ईजी वर्क नहीं है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और ये भी चांस है कि वहाँ पर ये प्रॉब्लम ठीक हो ही ना कभी, ठीक है। तो ये है अब हमारा जो यहाँ पे हमारा जो स्पोर्ट्स इंजरीज से रिलेटेड थे हमारा जो सिलेबस था वो यहाँ पे एंड हो गया है। इसके बाद हम जितने भी सिलेबस पढ़ेंगे वहाँ पे हम स्पोर्ट्स इंजरीज को यकीनन डिस्कस करेंगे, लेकिन वो उस तरह नहीं है कि आप कर दीजिए साइंस अपना तो इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं होगा। तो होप सो आपको यहाँ पे तक समझ आ गया होगा और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आगे जितने भी लेक्चर्स हैं आपको बहुत अच्छी तरह वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।